हेलो बच्चों, मेरा नाम है विवेक कुमार और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे किरचॉफ सेकंड लॉ के बारे में, जिसे बोलते हैं किरचॉफ वोल्टेज लॉ। तो इस वोल्टेज लॉ के बारे में अगर हम बात करें तो इसे डिफरेंट डिफरेंट नामों से भी जाना जाता है। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में केवीएल भी बोलते हैं, किरचॉफ सेकंड लॉ भी बोलते हैं और इसे हम लूप लॉ भी बोलते हैं। तो ये लूप लॉ है क्या, उसे हम यहाँ पर डिस्कस करना है। In a closed circuit, the algebraic sum of product of current flowing in different paths and their corresponding resistance and the different electromotive forces applied in the circuit is zero। मतलब अगर हमारे पास कोई closed circuit हो, और ये चीज भी ध्यान रखना है कि अगर सर्किट क्लोज्ड होगा तभी इलेक्ट्रिक करंट जो है उस सर्किट में फ्लो होना शुरू करेगा। तो उस क्लोज्ड सर्किट में अगर डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में अगर करंट फ्लो हो रहा है और फ्लोइंग करंट के पाथ में अगर रेजिस्टेंस आ रहे हैं, तो फिलहाल यहाँ पर दो रेजिस्टेंस दिख रहे हैं और इन दोनों रेजिस्टेंस से दो डिफरेंट करंट फ्लो होकर निकलेंगे। तो अगर उन करंट और रेजिस्टेंस का मैं प्रोडक्ट कर दूं, मतलब यहां से लगाकर ये इस पॉइंट से लगाकर इस पॉइंट की मैं बात कर रहा हूं, कहां तक, ये कुछ यहां तक, तो ये हम पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रहे हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस और जितना भी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, तो मतलब हमने यहाँ पर बैटरी का ईएमएफ लिया है, अगर मैं इनका एल्जेब्रिक सम कर दूंगा तो ये सम जो रहेगा वो हमेशा जीरो रहेगा। और इसी डेफिनेशन को हमने मैथमेटिकल फॉर्म में कुछ इस तरीके से लिखा है। तो फिलहाल समेशन के लिए हमने यहाँ पर सिग्मा साइन का यूज किया है। तो जितने भी डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस में करंट फ्लो होगा और उनके पाथ में जितना भी रेजिस्टेंस होगा, उनका अगर मैं प्रोडक्ट कर दूं और टोटल ईएमएफ का मैं इनके साथ सम कर दूंगा, तो ये सम जो होगा वो जीरो होगा। अगर आपको ये डेफिनेशन कहीं ना कहीं कठिन लग रही है, टफ लग रही है, तो आप इस सिंपल डेफिनेशन पर भी अप्रोच कर सकते हैं, इसे भी पढ़ सकते हैं। तो ये डेफिनेशन कुछ ज्यादा ही सिंपल है, आप चाहें तो इस डेफिनेशन के साथ भी आगे बढ़ सकते हैं। द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द वोल्टेज अराउंड एनी क्लोज्ड लूप इन अ सर्किट इज इक्वल टू जीरो। मगर मेरे पास कोई सर्किट है और सर्किट में जितने भी वोल्टेज हैं, वो जितना भी वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, अगर मैं उनका एल्जेब्रिक सम करूंगा तो ये सम जो होगा जीरो होगा। तो दोनों डेफिनेशन एक ही बात कर रहे हैं, बट फर्क ये है कि ये थोड़ी डिटेल्ड डेफिनेशन है। तो हमने जो किरचॉफ करंट लॉ पढ़ा था, तो जो डायग्राम हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं, तो यही डायग्राम जो है हमने वहां पर भी यूज किया था। तो मैंने आपको उस वीडियो में भी कहा था कि हम एक ही सेम डायग्राम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। तो फिलहाल इस डायग्राम पर जाने से पहले कुछ साइन कन्वेंशन को हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। तो खासकर जो है, अगर हम बात करें हमारे किरचॉफ वोल्टेज लॉ के बारे में, तो ये बेस्ड होता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के। तो होता क्या है, जिस पॉइंट से मैं चलना इस लूप में चालू करूंगा, क्योंकि मेरा जो लूप है वो क्लोज्ड लूप है, और मैं जिस पॉइंट से शुरू कर रहा हूं तो वापस उसी पॉइंट पर मैं पहुंच जाता हूं। तो इस पॉइंट पर जो इनिशियल पोटेंशियल रहता है, तो यही इनिशियल पोटेंशियल वापस मुझे मिल जाता है, मतलब मेरा वोल्टेज का कोई लॉस यहाँ पर नहीं होता है। तो इसलिए हम बोलते हैं कि ये जो सम होता है वो जीरो होता है। मतलब सिंपल और सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं कहने की कोशिश करूंगा तो होगा क्या, कि जितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है हमारे इस क्लोज्ड लूप में, तो वो वोल्टेज ड्रॉप जो है वो कहीं ना कहीं हमारे वोल्टेज सोर्स के इक्वल होना चाहिए। तो फिलहाल जो है कुछ पॉइंट्स इस साइन कन्वेंशन रूल में हमें ध्यान में रखना है। तो फर्स्ट जो हम रूल पढ़ रहे हैं, डायरेक्शन ऑफ लूप। तो पहली चीज, जब हम इस लूप को सॉल्व करेंगे, तो फिलहाल आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि मेरे पास जो है वो दो लूप है। तो फिलहाल अगर मैं यहाँ पर पॉइंट्स देने की कोशिश करूं, तो ये वाला जो पॉइंट है मेरे लिए ए हो जाएगा, इसे मैं पॉइंट बी बोल रहा हूँ, इसे मैं पॉइंट सी बोल रहा हूँ, और ये पॉइंट डी है, ऐसे ही ये पॉइंट ई है, और ये जो लास्ट पॉइंट है एफ है। तो इस सर्किट डायग्राम में मेरे पास दो लूप है। तो एक लूप तो ये है ए बी सी एफ ए, मतलब जिस पॉइंट से शुरू किया मैं वापस उसी पॉइंट पर आ गया, तो ये मेरे लिए फर्स्ट लूप हो गया। ऐसे ही अगर मैं बात करूं एफ सी डी ई एफ के बारे में, तो ये मेरे लिए सेकेंड लूप हो गया, इसको हम क्लोज्ड मैश भी बोलते हैं। तो इन लूप में जो भी डायरेक्शन में इसे सॉल्व करने की लेना चाहूं मैं ले सकता हूं। तो मैं चाहूं अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसे सॉल्व करना, तो मैं इसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी सॉल्व कर सकता हूं। अगर मैं चाहता हूं कि मेरे लूप की जो डायरेक्शन है वो एंटी क्लॉकवाइज हो, तो मैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी इस लूप को सॉल्व कर सकता हूं। तो हम जो हमें कन्वीनियंट लगे, अगर आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन लेना चाहते हैं लूप की, तो आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन ले, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन चाहते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ले, होगा वही
कि जिस पॉइंट से आप शुरू करेंगे वापस उसी पॉइंट पर पहुंचेंगे, तो वोल्टेज का जो लॉस है वो कुछ भी नहीं होने वाला है। सेकेंड पॉइंट जो है साइन कन्वेंशन में हमें ध्यान रखना है कि जो हम बैटरी में बैटरी हम यूज कर रहे हैं जिसका अपना ईएमएफ है, तो फिलहाल मैंने यहाँ पर दो सेल या दो बैटरी मैंने यूज की है जिसका डिफरेंट डिफरेंट ईएमएफ है। इसका मैंने ईएमएफ E1 कंसिडर किया है, इसका ईएमएफ मैंने E2 कंसिडर किया है। अब मान लीजिए कि मेरी लूप की डायरेक्शन में करंट जो है वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से बाहर हो रहा है। हो सकता है बाय साइन कन्वेंशन हम मान सकते हैं कि हमारा जो करंट है वो नेगेटिव टर्मिनल से आउट हो, तो उस केस में हम क्या कर रहे हैं, हायर से लोअर पोटेंशियल की तरफ जा रहे हैं। तो उस केस में जो हमें ईएमएफ कंसिडर करना रहेगा बैटरी का वो नेगेटिव कंसिडर करना रहेगा। मतलब नेगेटिव कंसिडर जब हम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम ये मान रहे हैं कि जो सर्किट है उस सर्किट में हमारा वोल्टेज जो है करंट फ्लो होने के साथ ड्रॉप हो रहा है, तो ये नेगेटिव का मतलब हो जाएगा वोल्टेज ड्रॉप। ऐसे केस में अगर मैं बात करूं कि मैं जिस डायरेक्शन में लूप की डायरेक्शन ले रहा हूं और मेरा जो इलेक्ट्रिक करंट जो है इस ईएमएफ से मतलब इस बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से आउट हो रहा है, तो उस केस में होगा क्या, हमारा जो ईएमएफ रहेगा हमारे सर्किट के लिए, तो उस पर्टिकुलर बैटरी का जो ईएमएफ रहेगा वो हम पॉजिटिव कंसिडर करेंगे। अगर हमारी लूप की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को लीव कर रहा है सबसे लास्ट में, तो लास्ट में देखो यहाँ पर जो है करंट कुछ इस तरीके से फ्लो होता हुआ आ रहा है और लास्ट में ये पॉजिटिव टर्मिनल को लीव कर रहा है, तो उसके इसमें जो ईएमएफ है हम पॉजिटिव कंसिडर करेंगे और हम ये मानेंगे कि जो वोल्टेज है कहीं ना कहीं राइज हो रहा है। तो ये तो ईएमएफ के लिए हो गया, तो ये दो पॉइंट्स हमको ध्यान रखना है। थर्ड जो है पोटेंशियल डिफरेंस के लिए, मतलब ये जो हमने लाइन लिखी थी कि जो फ्लोइंग करंट और करस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट है, मतलब हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है। अब होगा क्या, सपोज मान लें कि ये करंट जो है इस रेजिस्टेंस कैपिटल आर में कुछ इस तरीके से लेफ्ट टू राइट फ्लो हो रहा है, और अगर हम बात करें हमारी लूप भी लेफ्ट टू राइट मूव हो रहा है, तो उस केस में क्या होगा, करंट और ये जो लूप है लूप की डायरेक्शन जो है वो सेम हो जाती है। तो सेम डायरेक्शन में हम क्या कंसीडर करते हैं कि करंट और रेजिस्टेंस का जो प्रोडक्ट होगा वो नेगेटिव होगा, और इस नेगेटिव प्रोडक्ट को हम ये मानेंगे कि वोल्टेज जो है कहीं ना कहीं ड्रॉप हो रहा है। ऐसे कैसे, अगर हम बात करें कि हमारे रेजिस्टेंस में करंट जो फ्लो हो रहा है, तो करंट की डायरेक्शन और लूप की डायरेक्शन एक दूसरे के एंटी पैरेलल हो, एक दूसरे की अपोजिट हो, तो उस केस में क्या होगा कि ये जो रेजिस्टेंस है जिसमें से ये इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, तो इनका जो प्रोडक्ट हम लेंगे वो पॉजिटिव कंसिडर करेंगे, और पॉजिटिव ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं वोल्टेज जो है वो हमारा राइज हो रहा है। तो फिलहाल ये कुछ रूल्स जो है साइन कन्वेंशन में हमें ध्यान रखना है, और कहीं ना कहीं ये भी ध्यान रखना है कि इसमें कहीं से भी मिस्टेक ना हो जब हम इस लूप को सॉल्व करें। अगर मिस्टेक हो जाएगी तो होगा क्या कि ये जो सम जीरो हो रहा है वो जीरो नहीं होगा, कुछ ना कुछ वैल्यू मुझे मिल जाएगी। तो फिलहाल यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इस लॉ को समझने के लिए इस सिंपल से सर्किट डायग्राम को सॉल्व कर रहे हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूं, जैसे ये लूप है तो मैं इसकी डायरेक्शन जो है अपनी कन्वीनियंस के लिए मैं कंसिडर जैसे कर लेता हूं कि ये लूप की डायरेक्शन में ले लेता हूं एंटी क्लॉकवाइज। ऐसे कैसे, फिलहाल मैं बात करूं तो इस लूप की डायरेक्शन जो है इसे भी फिलहाल मैं एंटी क्लॉकवाइज ले लेता हूं। तो आप जो चाहे वो ले सकते हैं, क्लॉकवाइज भी ले सकते हैं या किसी को एंटी क्लॉकवाइज और दूसरे को क्लॉकवाइज लेना चाह रहे हैं तो वो भी ले सकते हैं, बट मुझे चीजों को थोड़ा सिंपल रखना है, तो इसलिए दोनों लूप में मैंने क्या किया है कि जो हमारी लूप की डायरेक्शन है वो सेम ही रखी है, और फिलहाल अगर हम बात करें तो ये डायरेक्शन जो है वो एंटी क्लॉकवाइज है। तो मैं फिलहाल फर्स्ट लूप की बात कर रहा हूं, और ये जो लूप है इस लूप के लिए मैं यहां पर लिख देता हूं कि इन लूप में किसमें देख रहा हूं, तो मैं बात कर रहा हूं इन लूप ए बी सी एफ ए। तो फिलहाल मैंने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ली है, तो मैं इन पॉइंट्स को भी उसी डायरेक्शन में ही लिख रहा हूं। मैं ए से बी जा रहा हूं, बी से सी जा रहा हूं, सी से एफ, और फाइनली पॉइंट ए पर आऊंगा। तो जो लूप होगा मेरा वो होगा ए बी सी एफ ए। तो जिस पॉइंट से शुरू किया हमने उसी पॉइंट पर फिर हम वापस आ गए, और यही बात है कि वोल्टेज जो है कोई लॉस नहीं हुआ। तो अब इस लूप को हम सॉल्व करना शुरू करेंगे इसी साइन कन्वेंशन के रूल्स के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो मैं ए से बी जा रहा हूं, यहाँ पर कोई भी कंपोनेंट नहीं है डायग्राम में, तो फिलहाल कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं यहाँ पर एक चीज शुरू ये कर रहा हूँ कि मैं इस बैटरी को ऑन कर रहा हूँ। जैसे ही मैं बैटरी को ऑन करूंगा तो होगा क्या, हमारा करंट जो है जैसे मैं यहाँ पर आई कंसिडर कर रहा हूँ, ये फ्लो होना शुरू हो जाएगा, और ये धीरे धीरे कुछ इस तरीके से आगे बढ़ रहा है।
तो ए से बी ब्रांच में भी करंट आई है, बी से सी ब्रांच में भी करंट आई है, लेकिन जब हम सी पॉइंट पर पहुंच जाते हैं तो ये हमारे लिए जंक्शन हो जाता है, ये पॉइंट सी। और इस सी पॉइंट पर जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट आई पहुंचेगा तो यहाँ पर दो डिफरेंट पाथ होने से जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट जो है वो दो डिफरेंट पाथ में डिवाइड भी हो जाएगा। तो करंट जब यहाँ पर आ रहा है तो मैं यहाँ पर कंसिडर ये कर रहा हूँ कि सी से एफ की तरफ हमारा जो इलेक्ट्रिक करंट आई है उसमें से कुछ इलेक्ट्रिक करंट जिसे मैं नाम दे रहा हूँ I1 वो यहाँ से यहाँ तक फ्लो हो रहा है। अब अगर I1 को मैं इस I में से माइनस कर दूं तो जो बचा हुआ करंट होगा वो C से D की तरफ आगे बढ़ेगा। तो मैं यहाँ पर कंसिडर कर लेता हूँ कि जो बचा हुआ करंट है वो है I2, वो जो है C से D की तरफ आगे मूव कर रहा है। होगा क्या, ये I2 जो है धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू होगा। अब D से E जा रहा है, फिर जो है ये E से F की तरफ जा रहा है। तो ये बैटरी का नेगेटिव और ये पॉजिटिव टर्मिनल। तो फिलहाल मैंने इस बैटरी को ऑन नहीं किया है, अगर आप चाहें तो दोनों बैटरी को ऑन भी कर सकते हैं, या चाहें तो हमारे सर्किट में यूज होने वाली किसी एक सिंगल बैटरी को भी आप ऑन कर सकते हो। तो फिलहाल मैं एक ही बैटरी को ऑन करके यहाँ पर चल रहा हूँ। अब होगा क्या कि ये I2 जो है E से F की तरफ बढ़ रहा है, ऐसे जैसे I1 जो है ये F की तरफ बढ़ रहा है। तो हम लोगों ने किरचॉफ फर्स्ट लॉ में साइन कन्वेंशन देखा, तो उस साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग क्या होगा कि अगर जंक्शन पर करंट आ रहे हैं तो उनको हमको पॉजिटिव मानना पड़ेगा। तो होगा क्या, ये जो I1 और I2 है ये वापस इस पॉइंट F पर क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। और ऐड होने के बाद ये I1 और I2 जो है वो इक्वल हो जाएगा हमारे करंट इस I के, क्योंकि जो फर्स्ट लॉ है वो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर बेस्ड है। मतलब कहीं ना कहीं हमारा चार्ज ना तो लॉस होता है ना ही गेन होता है। तो जितना करंट हमने बैटरी से लिया उतना का उतना करंट वापस इस बैटरी में चला भी गया। तो हमने करंट की डायरेक्शन ले ली अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ। तो फिलहाल मैं अगर मैं बात करूं तो इस पॉइंट को भी यहां पर मैं मेंशन कर लेता हूं, अकॉर्डिंग टू किरचॉफ फर्स्ट लॉ। तो किरचॉफ फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग जो है एट जंक्शन सी, तो जंक्शन जो है मैं सी वाले जंक्शन पर देख रहा हूं, तो इस सी जंक्शन पर मैं ये देख रहा हूं कि करंट आई जो है वो इस जंक्शन पर आ रहा है। तो जैसे मैंने आने के कारण इस टुवर्ड द जंक्शन इसकी डायरेक्शन होने के कारण मैंने पॉजिटिव लिया है, और इसी जंक्शन से ये I1 और I2 जो है वो जा रहे हैं। तो अगर मैं इनका सम लूं कुछ इस तरीके से तो ये -I1 प्लस -I2 होगा। तो मैंने इन करंट को जंक्शन से दूर जा रहे हैं उन्हें नेगेटिव लिया है, तो जब मैं इनका सम करूंगा तो ये 0 होगा। तो जब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो प्लस माइनस ये जो साइन हो जाएगा फाइनली जो है वो माइनस हो जाएगा, और ये आपस में प्लस माइनस प्रोडक्ट होकर ये भी माइनस ही हो जाएंगे। अगर मैं फाइनली इस एक्सप्रेशन को लिखने की कोशिश करूं तो मैं एक ही बार में इसे लिख देता हूं, तो ये इक्वल होगा I माइनस I1 प्लस I2 इज इक्वल्स टू 0 के। अब हम आते हैं हमारे फर्स्ट लूप की तरफ। तो मैं यहाँ पर लूप ले रहा हूं एंटी क्लॉक डायरेक्शन में, A B C F है। तो मैं बात कर रहा हूं ये लूप A B C F है, मतलब हम A से B जाएंगे, B से C जाएंगे, C से F और फाइनली ए पॉइंट पर पहुंच जाएंगे जहां से हमने इस लूप को शुरू किया था। तो जब मैं ए से बी पर आ रहा हूं तो मेरे पास कोई भी कंपोनेंट नहीं है, बी से सी जा रहा हूं तो भी कोई कंपोनेंट नहीं है, लेकिन जब मैं सी से एफ की तरफ जा रहा हूं तो हो क्या रहा है, तो मेरा जो लूप है वो भी सी से एफ की तरफ जा रहा है, और जो करंट I1 है वो भी सी से एफ की तरफ जा रहा है। और इसके लिए हमने यहाँ पर रूल लिखा है कि अगर लूप और करंट जो उस रेजिस्टेंस से फ्लो हो रहा है इन दोनों की डायरेक्शन सेम हो तो करंट और रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट हम नेगेटिव लेंगे। तो यहाँ पर जो I1 करंट है और रेजिस्टेंस R1 है इनका प्रोडक्ट जो है वो मैं नेगेटिव ले रहा हूं, मतलब वोल्टेज जो है हमारा ड्रॉप हो रहा है इस रेजिस्टेंस के अंदर। अब F तक मैं पहुंच गया हूं और मैं वापस अब F से A पर आ रहा हूं। तो जब मैं F से A पर आ रहा हूं तो उस केस में हमारा जो इलेक्ट्रिक करंट है वो जिस लास्ट टर्मिनल को लीव कर रहा है वो लास्ट टर्मिनल जो है वो हमारा पॉजिटिव टर्मिनल है। तो हमने यही रूल रखा है कि जब करंट हमारे पॉजिटिव टर्मिनल को लीव करेगा तो हमारा ईएमएफ जो होगा वो पॉजिटिव होगा। तो फिलहाल यहाँ पर हमने इसे E1 से रिप्रेजेंट किया है जो कि पॉजिटिव है, मैं इसे यहाँ पर लिख देता हूँ। तो अगर मैं इनका सम करूंगा तो ये 0 होगा। ऐसे कैसे अगर मैं बात करूं तो ये फर्स्ट लूप जो है फिलहाल मेरे लिए सॉल्व हो चुका है। अगर आप चाहें तो एक स्टेप और सॉल्व कर सकते हैं कि जो ईएमएफ है वो ये जो माइनस वाली टर्म इक्वल के उधर जाकर पॉजिटिव हो जाएगी, तो ये जो ईएमएफ है ये हमारे I1 और R1 के प्रोडक्ट के इक्वल है। और हमने यही बात की थी कि जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है कहीं ना कहीं हमारे वोल्टेज सोर्स के इक्वल होना चाहिए, और देखो यहाँ पर ये चीज जो है वो प्रूफ भी हो रही है। तो फिलहाल मैं यहाँ पर इसे कन्वीनियंस के लिए इक्वेशन फर्स्ट दे देता हूँ।
ऐसे कैसे अब जो है मैं अपने सेकंड लूप को सॉल्व कर रहा हूं। तो ये जैसे मेरा फर्स्ट लूप है, ये मेरा सेकंड लूप है। तो इस सेकंड लूप को हम शुरुआत कहां से करें? तो फिलहाल मैं अपनी कन्वीनियंस के लिए यहाँ पर इस सी पॉइंट से इसे शुरू कर देता हूँ। आप जिस पॉइंट से चाहें उस पॉइंट से इसे शुरू कर सकते हैं। तो मेरा लूप जो है सी से डी जा रहा है, डी से ई जाएगा, ई से एफ जाएगा और फाइनली सी पर पहुंचेगा। तो मेरा लूप कैसा चलेगा? सी डी ई एफ सी। तो मैं इस लूप में बढ़ रहा हूं, तो सी से जब डी पर जा रहा हूं तो मेरे पास कोई भी कंपोनेंट नहीं है जिसमें से ये इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो, तो मुझे कोई भी वोल्टेज ड्रॉप या गेन देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन जब मैं डी से ई जा रहा हूं तो गौर करिए, जब हमारा करंट I2 जो है वो डी से ई की तरफ जा रहा है इस रेजिस्टेंस में फ्लो होता हुआ, और हमारा जो लूप है, लूप भी जो है वो भी डी से ई की तरफ ही जा रहा है। मतलब करंट और लूप की डायरेक्शन सेम। तो करंट और लूप की डायरेक्शन सेम मतलब ये वाला रूल, जिससे हमारा करंट और रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट जो है वो नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है -I2 और ये जो रेजिस्टेंस है इसका मैं प्रोडक्ट लिख रहा हूँ जो कि नेगेटिव, मतलब कहीं ना कहीं वोल्टेज जो है हमारा ड्रॉप हुआ है। अब ऐसे कैसे मैं ई से आगे बढ़ रहा हूँ एफ की तरफ, इस ई से एफ की तरफ मैं आगे बढ़ रहा हूँ, तो मुझे ये एक सेल दिखाई दे रहा है जिसमें से करंट जो है लास्ट में जब इंटर होगा तो लास्ट में इस पॉजिटिव टर्मिनल को लीव कर रहेगा। तो मतलब इसका ईएमएफ मुझे लेना पड़ेगा कैसा? पॉजिटिव। यही रूल जो है हमने यहाँ पर लिखा था कि लास्ट में अगर करंट हमारा पॉजिटिव टर्मिनल लीव करता है तो जो वोल्टेज है, जो ईएमएफ है वो हम पॉजिटिव लेंगे। मतलब कहीं ना कहीं वोल्टेज जो है वो हम राइज मानेंगे। और इनका जब आगे बढ़ूंगा मैं, तो मैं अब एफ तक आ चुका हूं, अब मैं जा रहा हूं एफ से सी। तो जब मैं एफ से सी जा रहा हूं तो वो क्या रहा है कि मेरा जो लूप है वो एफ से सी की ओर जा रहा है, लेकिन जो करंट I1 है वो ठीक अपोजिट डायरेक्शन में सी से एफ की तरफ जा रहा है। अब इस केस में ये हो रहा है कि जो लूप है, लूप हमारे जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन में हमारा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है। तो इस केस में अगर हम बात करें तो ये वाला पॉइंट जो है सेटिस्फाई हो रहा है कि अगर फ्लोइंग करंट, रेजिस्टेंस में फ्लो होने वाला इलेक्ट्रिक करंट और लूप दोनों की डायरेक्शन अपोजिट हो तो इनका प्रोडक्ट हमको पॉजिटिव लेना है। तो मतलब ये I1 और R1 का जो प्रोडक्ट होगा ये मेरे लिए पॉजिटिव होगा, और जब मैं सम करूंगा इसका तो ये 0 के इक्वल आएगा। तो फिलहाल अगर मैं बात करूं तो इस एक्सप्रेशन को हम एक स्टेप और सॉल्व कर लेते हैं। तो ये इक्वल किसके हो जाएगा? ये -I2 R2 इक्वल के उधर जाकर पॉजिटिव हो जाएगा, और ये जो I1 R1 है इक्वल के उधर जाकर नेगेटिव हो जाएगा। तो फाइनली जो है मुझे इक्वेशन सेकंड देखने को मिल रही है। अब यहीं पर अगर हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने की कोशिश करें तो ये जो करंट I1 और I2 है इन दोनों की वैल्यू जो है वो हम ऑब्टेन कर सकते हैं। मैं यहां पर इसे भी लिख देता हूं, वैल्यू ऑफ I1 and I2 are obtained by solving इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। तो जब हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करेंगे तो इस I1 और I2 की वैल्यू मुझे जो है वो मिल जाएगी, और यही था हमारा किरचॉफ वोल्टेज लॉ। और हमने यही बात की थी कि जो लॉ है, दिस लॉ इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो ये लॉ जो है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड है। तो कोई एनर्जी ना तो हम क्रिएट कर पाएंगे ना ही डिस्ट्रॉय कर पाएंगे, और यही हमारा वोल्टेज लॉ है। उम्मीद है करंट किरचॉफ वोल्टेज लॉ पर बनाया गया वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले और वीडियो के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिल सके। थैंक यू।